हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक रसायन, जो कि कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का। कार्बनिक रसायन में हम लोगों ने अब तक क्रियात्मक समूह तक पढ़ा था। क्रियात्मक समूह के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे हमने लिखा भी है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों ध्यान देना, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दो प्रमुख पद्धतियां हैं। एक तो है, हमने लिख रखा है निरर्थक या सामान्य पद्धति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइवियल सिस्टम। एक है आईयूपीएसी या जिनेवा पद्धति। तो ये दो जो है पद्धतियां हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये पद्धतियां जो है अच्छे से तैयार हो जाएंगी तो आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का नॉमेनक्लेचर, नामकरण बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दो प्रमुख पद्धतियां जो है प्रस्तुत की गई हैं। पहला है बच्चों निरर्थक या सामान्य पद्धति, दूसरा है आईयूपीएसी पद्धति या जेनेवा पद्धति। बहुत बार एग्जाम में बोर्ड के आईयूपीएसी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में अगर हम इसको जानना चाहें तो हिंदी में इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निरर्थक या सामान्य पद्धति की। तो जो निरर्थक या सामान्य पद्धति है, यह पद्धति कार्बनिक यौगिकों के स्रोत अथवा उनके गुणों पर आधारित है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यह पद्धति यानी निरर्थक नाम पद्धति कार्बनिक यौगिकों के स्रोत अथवा उनके गुणों पर आधारित है। यह जो निरर्थक नाम पद्धति है, निरर्थक नाम पद्धति स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सफल पद्धति नहीं थी। यह पद्धति बहुत ज्यादा सफल क्यों नहीं थी? क्योंकि इस पद्धति के अनुसार एक कार्बनिक यौगिक के कई नाम थे। जैसे हम बात करें अगर मेथेन की, तो मेथेन जिसका जो है अणुसूत्र होता है CH4। अब मेथेन के कई नाम थे। जैसे मेथेन को हम मार्स गैस भी बोलते हैं, मेथेन को हम फायर डैम्प गैस भी बोलते हैं। तो मेथेन मार्स गैस भी है, फायर डैम्प गैस भी है। तो एक ही कार्बनिक यौगिक के जो है एक से ज्यादा जो है क्या थे, नाम थे। तो इसीलिए यह पद्धति क्या हुई, बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई। कौन? यह जो निरर्थक या सामान्य पद्धति है। अब इस पद्धति के अनुसार जो है, जो खट्टे फल थे, खट्टे फलों में मिलने वाले अम्ल को सिट्रिक अम्ल कह दिया गया। मेथेन को यानी CH4 को मार्स गैस कह दिया गया। और क्या कह दिया गया? और इसे कह दिया गया फायर डैम्प गैस। मार्स गैस क्यों कहा गया? क्योंकि यह सड़ी गली तथा दलदली स्थानों से निकलती है। और इसके बाद इसे फायर डैम्प गैस इसलिए कहा गया क्योंकि मेथेन एक ज्वलनशील गैस है। और यह गैस जो है अक्सर जो कोयले की खदानें होती हैं, कोयले की खदानों में अक्सर इस गैस के कारण आग लग जाया करती है। तो इसीलिए मेथेन को फायर डैम्प गैस भी कह दिया गया। तो यह पद्धति जो थी निरर्थक या सामान्य पद्धति, इस पद्धति के अनुसार एक ही कार्बनिक यौगिक के कई नाम थे, इसलिए यह पद्धति सफल नहीं हो पाई। और जो सबसे सफल पद्धति आई वह थी आईयूपीएसी या जिनेवा पद्धति। लेकिन निरर्थक नाम या सामान्य पद्धति के बारे में हम कुछ चीजें और जान लेते हैं। जैसे कि खट्टे फलों में मिलने वाले अम्ल को सिट्रिक अम्ल कह दिया गया। लाल चींटियों में पाए जाने वाले अम्ल को फार्मिक अम्ल कह दिया गया। अब मेथेन को तो मार्स गैस भी कहा गया। मार्स मीन्स होता है दलदल, क्योंकि यह सड़ी गली तथा दलदली स्थानों पर पाई जाती है, तो इसे मार्स गैस कहा गया। इसे फायर डैम्प गैस भी कहा गया, क्योंकि इसकी वजह से कई बार जो है कोयले की खदानों में आग लग गई। तो एक ही कार्बनिक यौगिक के कई नाम थे, इसलिए स्टूडेंट्स यह पद्धति यानी निरर्थक या सामान्य पद्धति ज्यादा सफल नहीं हो पाई। उसके बाद अगर कोई सफल पद्धति आई तो वह थी आईयूपीएसी या जिनेवा पद्धति। और इसी आईयूपीएसी या जिनेवा पद्धति को हम पढ़ेंगे, क्योंकि यह एक सफल पद्धति थी। और इस पद्धति का जो है मूल सिद्धांत था, इस पद्धति के अनुसार
एक कार्बनिक यौगिक के केवल एक ही IUPAC नाम हो सकते हैं, इसीलिए यह सबसे ज्यादा सफल पद्धति थी। तो यह जो IUPAC या जिनेवा पद्धति है, इसका फुल फॉर्म तो हमने बता भी दिया। तो IUPAC या जो जिनेवा पद्धति थी, इसे जो है 3 भागों में बांटा गया। IUPAC या जिनेवा पद्धति को 3 भागों में बांटा गया। एक तो मूल शब्द जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रूट वर्ड, एक अनुलग्न जिसको बोलते हैं सफिक्स। अब आप ध्यान दीजिएगा, यह जो अनुलग्न है, अनुलग्न 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी अनुलग्न, एक सेकेंडरी अनुलग्न। उसके बाद जो तीसरा इसका पार्ट था वह था पूर्वलग्न, जिसे हम बोलते हैं प्रेफिक्स। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ मूल शब्द की बात करें तो यह जो हमने यहाँ लिख रखा है, यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन श्रृंखला है। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है, यानी अगर कार्बन की संख्या 1 है तो एक कार्बन से होता है मेथ। मेथ क्या हो गया? यह मूल शब्द हो गया, इसका रूट वर्ड हो गया। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से होता है एथ। 3 कार्बन है, 3 कार्बन से होता है प्रोप। 4 कार्बन है, 4 कार्बन से होता है ब्यूट। 5 कार्बन है, 5 कार्बन से होता है पेंट। 6 कार्बन है, 6 कार्बन से होता है हेक्स। 7 कार्बन है, 7 कार्बन से होता है हेक्ट। 8 कार्बन है, 8 कार्बन से होता है ऑक्ट। 9 कार्बन है तो 9 कार्बन से होता है नोन। और 10 कार्बन है, 10 कार्बन से होता है डेक। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेक्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन और 10 है तो उसे हम डेक बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका मूल शब्द रूट वर्ड। अब हम बात करते हैं अनुलग्न की। तो अनुलग्न में हमने जो है 2 चीजें देखी, एक प्राइमरी अनुलग्न, एक सेकेंडरी अनुलग्न। तो अगर हम यहाँ अनुलग्न की बात करें तो अनुलग्न क्या होते हैं? अनुलग्न में जो मूल शब्द होते हैं वो आके क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। यानी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं मूल शब्द मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ये जो है जाके अनुलग्न में जुड़ते हैं। अब ये जो अनुलग्न है 2 प्रकार का है, प्राइमरी अनुलग्न और सेकेंडरी अनुलग्न। तो प्राइमरी अनुलग्न में हम देखते हैं, सबसे पहले प्राइमरी अनुलग्न देखेंगे। तो प्राइमरी अनुलग्न में सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला, फिर प्राइमरी अनुलग्न, फिर जनक नाम। जैसे अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसका प्राथमिक अनुलग्न हो जाएगा एन। क्या हो जाएगा? एन। और इसका जनक नाम हो जाएगा एल्केन, यानी यह एल्केन श्रेणी का सदस्य हो जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसका प्राथमिक अनुलग्न हो जाएगा ईन और इसका जनक नेम हो जाएगा एल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका प्राथमिक अनुलग्न हो जाएगा आइन और इसका जनक नाम क्या हो जाएगा? एल्काइन। यानी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन होता है। ये तो हो गया इसका प्राथमिक अनुलग्न। अब हम इसके द्वितीयक अनुलग्न यानी सेकेंडरी अनुलग्न की बात करते हैं। तो सेकेंडरी अनुलग्न क्या होता है? यह कार्बन श्रृंखला में मौजूद क्रियात्मक समूह को प्रकट करता है और प्राथमिक अनुलग्न के ई को हटाकर जोड़ा जाता है। इसको आपने काफी नोट करिए, एक बार फिर से देखिए। यह कार्बन श्रृंखला में मौजूद क्रियात्मक समूह को प्रकट करता है और प्राथमिक अनुलग्न के ई को हटाकर जोड़ा जाता है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ हो गया क्रियात्मक समूह, यहाँ हो गया सेकेंडरी अनुलग्न और यहाँ हो गया जनक नाम। अब क्रियात्मक समूह, हमने क्रियात्मक समूह के बारे में आपको पढ़ाया है, बताया है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो क्रियात्मक समूह है, तो जिसे मान लीजिए यह है एल्कोहल, और आप सबको पता है एल्कोहल में हाइफन OH क्रियात्मक समूह होता है, यानी हाइड्रोक्सी जो है क्रियात्मक समूह होता है। तो अब एल्कोहल पढ़ने पे एल्कोहल ऑल आ रहा है तो ऑल क्या हो गया? ऑल इसका सेकेंडरी अनुलग्न हो गया और इसका जनक नाम एल्केनॉल हो गया। एल्डिहाइड हाइफन CHO, इसका सेकेंडरी अनुलग्न अल होता है और इसका जनक नाम क्या हो गया? एल्केनल हो गया। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइफन COOH,
इसका सेकेंडरी अनुलग्न हो गया ओइक अम्ल और इसका जनक नाम क्या हो गया एल्केनोइक अम्ल। उसके बाद एमीन हाइफन NH2 इसका सेकेंडरी अनुलग्न हो गया एमीन और इसका जनक नाम हो गया एल्केनामाइन। तो ये तो हो गया आपका सेकेंडरी अनुलग्न। उसके बाद अब बात आती है मूल शब्द हमने यहाँ पे देखा। अब अनुलग्न में प्राइमरी अनुलग्न, ये हमने प्राइमरी अनुलग्न देखे। सेकेंडरी अनुलग्न, ये हमने सेकेंडरी अनुलग्न देखे। उसके बाद अब बात आती है पूर्वलग्न की, तो पूर्वलग्न को हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब पूर्वलग्न में आपका जो है क्लोरो समूह आ जाएगा हाइफन Cl, फ्लोरो समूह आ जाएगा हाइफन F, ब्रोमो समूह आ जाएगा हाइफन Br, आयोडो समूह आ जाएगा हाइफन I, नाइट्रो समूह आ जाएगा हाइफन NO2 और एल्कोक्सी समूह हो जाएगा यानी हाइफन OR। अब R क्या है? R एल्किल समूह है। जब हम क्रियात्मक समूह आपको पढ़ा रहे थे तो उसी समय हमने आपको बताया था।